जिस पड़ोसी ने मेरे धान के खेत में जानबूझकर अपनी सीवर पाइप घुसा दी थी और गंदे मल वाले पानी को मेरी धान की फसल में बहने दिया था। मैंने न उससे झगड़ा किया और न ही पुलिस में कंप्लेंट की, बल्कि चुपचाप खेत से सारा गंदा पानी निकलवा दिया और उसके बाद वहाँ सैकड़ों पॉपुलर के पेड़ लगा दिए। जब पूरा गांव मेरा मजाक उड़ा रहा था कि मैं हमेशा की तरह दबकर रह गया, उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि मेरे पैरों के नीचे उग रहा यह नया जंगल धीरे धीरे अपनी जड़ें फैलाते हुए सीधे पड़ोसी की बिल्डिंग की फाउंडेशन तक पहुंच रहा था। उस सुबह भी मैं रोज की तरह अपने धान के खेत में उतरा, लेकिन जैसे ही मेरा टखना पानी में पड़ा मुझे एक अजीब सी गर्माहट महसूस हुई। अगले ही पल इतनी भयानक बदबू मेरी नाक में घुसी कि उल्टी आने लगी। वह साफ तौर पर मल की बदबू थी। मेरा पेट जैसे एकदम मरोड़ खा गया। मैंने देखा खेत की मेड़ के एक कोने से पीले भूरे रंग का गंदा पानी निकल रहा था और सीधे मेरे उस धान के खेत में बह रहा था, जिसे मैंने दिन रात मेहनत करके संभाला था। जो धान की पौध कभी हरी भरी लहराती थी वह अब पीली पड़ चुकी थी और मुरझाने लगी थी। उस पल मैं वहीं पत्थर की तरह जम गया। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा सीना मुट्ठी में कसकर पकड़ लिया हो। ये खेत मेरी माँ ने अपने हाथों से मुझे सौंपा था। यही हमारे पूर्वजों की छोड़ी हुई इकलौती विरासत थी। मैं उस गंदे पानी का सोर्स ढूंढते हुए आगे बढ़ा। झाड़ियों को हटाया तो वहाँ एक धूसर रंग की पीवीसी पाइप साफ दिखाई दी और उसका दूसरा सिरा सीधे मेरे पड़ोसी वांग दहाई की नई बनी आलीशान विला तक जा रहा था। मेरे भीतर गुस्सा ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा। मैंने मुट्ठियां इतनी जोर से भींच ली कि पूरा शरीर कांपने लगा। वांग दहाई का घमंड से भरा चेहरा मेरी आंखों के सामने घूम गया। वह हमेशा गांव वालों पर हुक्म चलाता था, मानो बाकी सब लोग उसके पैरों की धूल हों। मुझे वह दिन भी याद आ गया जब उसने अपनी विला बनवाते समय कुछ फुट जमीन हड़पने के लिए मेरे खेत की मेड़ को जबरदस्ती अंदर की तरफ खिसका दिया था। उसकी हर गंदी हरकत मेरे दिल पर लाल गर्म लोहे की मुहर की तरह अंकित थी। उस समय मेरा मन हुआ अभी जाकर उसका कॉलर पकड़ लूं और पूछूं क्या उसका दिल भी उसी गंदे मल वाले पानी में डूबा हुआ है। लेकिन जैसे ही मैंने एक कदम आगे बढ़ाया मुझे घर पर अकेली मेरी बूढ़ी माँ याद आ गई। मैंने किसी तरह अपने गुस्से को दबाया, खुद को शांत होने पर मजबूर किया और गले तक आ चुकी गालियां और अपना आवेग दोनों निगल गया। ऐसे इंसान से बहस करने का कोई फायदा नहीं था और अगर पुलिस में कंप्लेंट भी करता तो आखिर में वही होता, मामला रफा दफा। ज्यादा से ज्यादा उसे पाइप हटाने के लिए कहा जाता और मुझे धान की पौध का कुछ 100 रुपए कंपेंसेशन मिल जाता। लेकिन मेरी इज्जत का क्या, उस जमीन का क्या जिसे उसने शौचालय समझकर बर्बाद कर दिया था। वह थोड़े से पैसे उसके लिए कुछ भी नहीं थे। उल्टा उसे और यकीन हो जाता कि पैसे से हर चीज खरीदी जा सकती है और अगली बार वह इससे भी ज्यादा हद पार करता। मैंने चारों तरफ नजर दौड़ाई। पूरा खेत सुनसान पड़ा था, बस हवा में लहराती धान की बालियों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। मैं नीचे बैठ गया। मेरी उंगलियां अब भी गंदा पानी बहा रही उस पीवीसी पाइप को छू गईं। वह ठंडी और बेहद सख्त थी। फिर मेरी नजर वांग दहाई की विला की फाउंडेशन पर गई। मैंने सीवर पाइप का रास्ता मन ही मन नापा और अंदाजा लगाने लगा कि उसकी फाउंडेशन मेरे खेत से कितनी दूर होगी। धीरे धीरे मेरी आंखों का गुस्सा शांत होने लगा। उस रात मैंने घर से अपने पूर्वजों की छोड़ी हुई खेती की वह पुरानी किताब निकाली। ये मेरे परदादा की विरासत थी। उसमें खेती से जुड़ी कई पारंपरिक बुद्धिमत्ता लिखी हुई थी। मेरी उंगलियां पन्ने पलटती रहीं और आखिर जाकर पॉपुलर के पेड़ वाले पन्ने पर रुक गईं। उसमें लिखा था पॉपुलर के पेड़ों की जड़ें बेहद आक्रामक होती हैं। वे बहुत तेजी से बढ़ती हैं। उनकी जड़ें जबरदस्त ताकत से मिट्टी और पत्थर तक चीर सकती हैं। वे जमीन को मजबूत भी करती हैं और चट्टानों को भी तोड़ सकती हैं। मेरे होंठों पर एक ठंडी मुस्कान उभर आई। अगली सुबह अंधेरा पूरी तरह छंटने से पहले ही मैं कुदाल कंधे पर रखकर खेत पहुंच गया। गांव वालों को लगा कि मैं बर्बाद हुए धान के खेत की सफाई करने आया हूं, लेकिन मैं उस गंदी जगह से आगे निकल गया और खेत के दूसरे सिरे पर चुपचाप ड्रेनेज चैनल खोदने लगा। किसी को नहीं पता था कि मैं क्या सोच रहा हूं और किसी को यह भी नहीं मालूम था कि एक बेहद सोच समझकर रची गई बदले की शुरुआत हो चुकी थी। गांव के बाहर से उधार लाई गई पुरानी डीजल वाटर पंप कानों को चीर देने वाली आवाज में गरज रही थी, मानो कोई बूढ़ा बैल आखिरी दम तक जिद करके काम कर रहा हो। मैंने पंप की पाइप उस धान के खेत में डाल दी जो अब गंदे मल वाले पानी से काला पड़ चुका था। गंदा पानी और सड़ चुकी धान की पौध सब कुछ एक साथ पाइप के अंदर खिंच गया और दूसरी तरफ दूर पड़े सूखे नाले में बहा दिया गया। पूरे गांव में उस बदबू की दुर्गंध फैल गई। जो भी वहां से गुजरता नाक ढंक लेता और मुझे अजीब नजरों से देखने लगता। उसी समय गांव के बुजुर्ग लाओ चेन, जो मुझे बचपन से जानते थे, लाठी टेकते हुए मेरे पास आए। अरे श्याओ ली, ये क्या कर रहा है? क्या पूरा खेत सुखाकर फिर से तैयार करेगा? इसमें तो बहुत मेहनत लगेगी। वैसे भी इस साल ये खेत तो पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। मैं अब धान नहीं उगाऊंगा। क्या धान नहीं उगाएगा? तो फिर तू और तेरी माँ खाओगे क्या? ये तो तुम्हारे पूर्वजों की छोड़ी हुई जमीन है। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप सूखते हुए खेत को देखता रहा। तभी एक तेज कार हॉर्न गूंजा। वांग दहाई की नई काली कार तेज ब्रेक लगाते हुए मेरे खेत की मेड़ के पास आकर रुक गई। उसने कार की विंडो नीचे की, अपना मोटा सा सिर बाहर निकाला और चेहरे पर मजाक उड़ाने वाली मुस्कान लेकर मुझे देखने लगा। आसपास तमाशा देखने खड़े कुछ गांव वाले धीरे धीरे हंस पड़े। मैंने बस शांत नजरों से उसकी तरफ देखा। शायद उसने
ऐसी प्रतिक्रिया की बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी। उसकी स्क्रिप्ट के मुताबिक मुझे फूट फूट कर रोना चाहिए था या फिर उसके ऊपर टूट पड़ना चाहिए था, ताकि वह ऊपर से एहसान जताते हुए कुछ 100 रुपए फेंक कर मुझे किसी भिखारी की तरह चलता कर देता। लेकिन मैंने उसे यह मौका ही नहीं दिया। मैंने नजरें फेर ली और बिना एक शब्द बोले फिर से वाटर पंप की पाइप ठीक करने लगा, इतने आराम से मानो कुछ हुआ ही ना हो। उसे ऐसा लगा जैसे उसका मुक्का रुई पर पड़ा हो। जब उसे कोई मजा नहीं आया तो कुछ गालियां बककर कार दौड़ाता हुआ वहां से चला गया। लाओ चेन उसकी बदतमीजी देखकर गुस्से से कांपने लगे। हरामजादा, हद कर दी इसने। शाओली, डर मत, मैं विलेज कमेटी में जाकर तेरे लिए इंसाफ मांगूंगा। कोई फायदा नहीं, ऐसे आदमी से इंसाफ मांगना सिर्फ अपनी बेइज्जती करवाना है। कुछ दिनों बाद खेत का सारा पानी आखिरकार निकल गया। जो कभी धान का खेत था अब बदबू मारता कीचड़ का मैदान बन चुका था। फिर गांव वालों की और भी हैरानी के बीच एक ट्रक मेरे खेत के पास आकर रुका। उसमें न धान के बीज थे और न ही फर्टिलाइजर उसमें भरी थी। पॉपुलर के पेड़ों की सैकड़ों पौध, कुछ अंगूठे जितनी पतली और कुछ मेरी बांह जितनी मोटी थी। मैंने उन्हें एक एक करके ट्रक से उतारा और बहुत संभाल कर खेत की मेड़ पर रख दिया। उधर गांव वालों की फुसफुसाहट फिर से शुरू हो गई। ली परिवार का लड़का तो सच में पागल हो गया है। अच्छा भला धान छोड़कर ये बेकार के पेड़ लगा रहा है। हा, ली छुआन, क्या तू गरीबी में पागल हो गया है? पेड़ लगाने हैं तो कहीं और लगा। अगर मनी ट्री भी लगाना है तो सही जगह चुन। तेरे इस खेत को तो गंदे मल वाले पानी ने सड़ा दिया है। यहाँ आखिर उगेगा ही क्या? मुझे तो लगता है तू भी अपने बाप की तरह दिमाग से ठीक नहीं है। वांग दहाई की बातें मेरे दिल में तीर की तरह चुभ गईं। कुदाल चलाते हुए मेरा हाथ एक पल के लिए रुक गया। सीने में घुटन भरा दर्द उठा, लेकिन मैंने सिर नहीं उठाया और न ही कोई जवाब दिया। मैं बस पहले से भी ज्यादा ताकत से कुदाल चलाने लगा। वांग दहाई, बहुत जल्द तुझे पता चल जाएगा कि मैंने यहाँ पेड़ लगाए हैं या तेरी मौत का फरमान। बसंत की पहली बारिश सूखी जमीन में समा गई और मेरे लगाए हुए पॉपुलर के पौधों से एक एक करके कोमल हरे अंकुर निकलने लगे। उस उजड़ी हुई धरती पर वह हल्की सी हरियाली सबसे अलग दिखाई दे रही थी। उस दिन से ये पॉपुलर का जंगल ही मेरी पूरी दुनिया बन गया। मैं हर रोज सूरज निकलने से पहले उठता और खेत पर जाकर देखता आज किस पौधे में नई कली निकली है। मैं उन्हें पानी देता, फर्टिलाइजर डालता, उनकी जड़ों के आसपास उगी घास साफ करता, इतनी सावधानी से मानो कोई अनमोल चीनी मिट्टी का बर्तन संभाल रहा हूँ। कई बार मैं हाथ से उनके तनों को हल्के से सहलाता। उनकी खुरदरी छाल मानो मेरे साथियों की तरह मुझसे बातें कर रही हो। मैं उनसे धीरे धीरे कहता, जल्दी बड़े हो जाओ। तुम जितनी जल्दी बढ़ोगे मेरी उम्मीद भी उतनी ही जल्दी पूरी होगी। दिन प्रतिदिन धूप और हवा में काम करते करते मेरा चेहरा और भी सांवला और खुरदुरा हो गया। हथेलियों पर मोटे मोटे छाले पड़ गए, लेकिन मेरी आंखों में अक्सर एक अजीब सी चमक दिखाई देती थी। उस चमक में उम्मीद भी थी और बेहद ठंडा हिसाब भी। गांव वालों की बातें भी बदलने लगी। पहले वे कहते थे ये पागल हो गया है, फिर धीरे धीरे कहने लगे इस पर तो जुनून सवार हो गया है। वे समझ ही नहीं पा रहे थे कि पीढ़ियों से खेती करने वाला एक आदमी पेट भरने वाली फसल छोड़कर ऐसे पेड़ क्यों उगा रहा है जो उनके हिसाब से किसी काम के नहीं थे। लाओ चेन कई बार मुझसे मिलने आए। हर बार लंबी सांस भरकर कहते, मेरी बात मान, इन पेड़ों को उखाड़ दे। मैं बस मुस्कुरा देता और सिर हिला देता। मेरी खामोशी और मेरी जिद हर समझाइश को बेकार बना देती थी। धीरे धीरे लोगों ने भी मुझे समझाना छोड़ दिया। समय चुपचाप गर्मी की शुरुआत तक पहुंच गया। उधर वांग दहाई की आलीशान विला में धीरे धीरे कुछ अजीब बदलाव दिखाई देने लगे। एक दोपहर मैं जानबूझकर उसके पिछवाड़े से गुजरा और आंखों के कोने से मुझे वही दिख गया जिसका मैं इंतजार कर रहा था। उसकी विला की उस बाहरी दीवार के कोने पर जो मेरे खेत की तरफ था, फाउंडेशन से शुरू होकर बाल जितनी पतली एक दरार धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ चुकी थी। मेरा दिल जोर से धड़क उठा और अगले ही पल मैं अंदर ही अंदर खुशी से भर गया। ये तो मेरी उम्मीद से भी जल्दी हो गया था। कुछ दिनों बाद वांग दहाई एक मिस्त्री को लेकर आया ताकि वह दरार भर सके। मैं अपने घर की दीवार के पीछे छिपकर उनकी बातें सुनने लगा। बॉस वांग, लगता है फाउंडेशन थोड़ा सा बैठ गई है, छोटी सी प्रॉब्लम है, भर देंगे तो ठीक हो जाएगी। फाउंडेशन बैठ गई? मैंने तो सबसे बेहतरीन कंस्ट्रक्शन टीम से यह विला बनवाई थी, ऐसा कैसे हो सकता है? जरूर तुम लोगों ने काम ठीक से नहीं किया था, जल्दी इसे ठीक करो। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। बहुत जल्द उसके घर के पिछवाड़े की ड्रेनेज लाइन भी बार बार ब्लॉक होने लगी। हर कुछ दिनों में सीवेज वापस ऊपर आ जाता और पूरा आंगन बदबू से भर जाता। हर बार वह गालियां देता, लोग बुलाकर लाइन साफ करवाता और सारी गलती या तो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी पर डाल देता या अपने घर वालों के गलत इस्तेमाल पर। उसने एक बार भी असल वजह के बारे में सोचने की कोशिश नहीं की। मैं अपने खेत की मेड़ पर खड़ा अपनी पॉपुलर की उस घनी होती फॉरेस्ट को देख रहा था। अब उनमें शुरुआत वाली कच्ची हरियाली नहीं रही थी। गर्मियों की धूप में वे पूरी तरह फैल चुकी थीं और जीवन से भरी चमक बिखेर रही थीं। मैं साफ महसूस कर सकता था कि जमीन के नीचे उनकी अनगिनत जड़ें मेरी इच्छा को साथ लेकर निडर सैनिकों की तरह वांग दहाई की विला की ओर लगातार बढ़ती जा रही थी। एक सुनसान आधी रात मैं एक काली प्लास्टिक बकेट लेकर चुपचाप अपनी पॉपुलर फॉरेस्ट में घुस गया। उस बकेट में मैंने खास तौर पर तैयार किया हुआ तेज असर वाला रूट ग्रोथ सोल्यूशन रखा था। मैंने बहुत सावधानी से उस सोल्यूशन को खास तौर पर उन पॉपुलर के पेड़ों की जड़ों में डाला जो वांग दहाई की फाउंडेशन के सबसे करीब थे। वह लिक्विड मिट्टी में समाते ही गायब हो गया, लेकिन सिर्फ मैं जानता था कि जमीन के नीचे एक विशाल दावत की शुरुआत हो चुकी थी। पॉपुलर के पेड़ आंखों से दिखाई देने वाली रफ्तार से बढ़ने लगे। हवा में लहराता उनका हर पत्ता मानो मेरी जीत का जश्न मना
बना रहा हो और दूसरी तरफ दौलत और घमंड की निशानी बनी वह आलीशान विला मेरी नजरों से दूर अपनी फाउंडेशन से ही धीरे धीरे टूटने और बिखरने लगी। पलक झपकते ही 1 साल बीत गया। जिस पॉपुलर फॉरेस्ट का कभी लोग मजाक उड़ाते थे वह अब एक आदमी से भी ऊंची हो चुकी थी। जो तने पहले अंगूठे जितने पतले थे अब बच्चे की बांह जितने मोटे हो चुके थे। गर्मियों में घनी शाखाओं और पत्तों ने एक हरी दीवार सी बना दी थी। उधर वांग दहाई की विला की बाहरी दीवारों पर बनी दरारें मकड़ी के जाल की तरह धीरे धीरे फैलती जा रही थी। वे पहले से कहीं ज्यादा लंबी और ज्यादा संख्या में हो चुकी थी। कई जगहों पर दीवार का प्लास्टर झड़ने लगा और ग्राउंड फ्लोर के दरवाजे का फ्रेम हल्का सा टेढ़ा दिखाई देने लगा। अब दरवाजा बंद करने के लिए बहुत जोर लगाना पड़ता था। आखिरकार वांग दहाई परेशान होने लगा। इस बार उसने किसी मामूली मिस्त्री को नहीं बुलाया बल्कि शहर से एक महंगी रिनोवेशन टीम बुलवाई। टीम का सुपरवाइजर पूरे घर का कई बार चक्कर लगाता रहा, कहीं थपथपाया, कहीं जांच की और आखिर उन दरारों की तरफ इशारा करके बोला, बॉस वांग, प्रॉब्लम दीवार में नहीं नीचे है। लगता है फाउंडेशन स्टेबल नहीं है। ऊपर से रिपेयर करने का कोई फायदा नहीं होगा। इससे सिर्फ ऊपर ऊपर का इलाज होगा। असल प्रॉब्लम वहीं रहेगी। अगर इसे पूरी तरह ठीक करना है तो पूरी फाउंडेशन को दोबारा मजबूत करना पड़ेगा और वह बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होगा। ये सुनते ही वांग दहाई का चेहरा हरा पड़ गया। उसे इतना बड़ा झंझट भी पसंद नहीं था और इतना पैसा खर्च करना भी नहीं। इसलिए उसने बस सबसे खराब दिखने वाली कुछ दरारों पर दोबारा पेंट करवा दिया और खुद को यही समझा लिया कि अब सब ठीक हो गया है। लेकिन उसकी मुसीबतें यहीं खत्म नहीं हुई। घर की अंडरग्राउंड वाटर पाइप्स बार बार लीक होने लगी। किचन और बाथरूम का फर्श हमेशा गीला रहने लगा। एक दिन वर्कर्स के पास कोई रास्ता नहीं बचा। उन्हें पाइप के आसपास की मिट्टी खोदकर जांच करनी पड़ी। मैं थोड़ी दूर अपनी फॉरेस्ट के किनारे खड़ा पेड़ों की छंटाई करने का नाटक कर रहा था, लेकिन मेरी नजर लगातार उसी तरफ लगी हुई थी। मैंने देखा एक वर्कर ने पाइप के अंदर से काले रंग की कोई उलझी हुई चीज बाहर निकाली। ध्यान से देखने पर वह सफेद रंग की बारीक जड़ों का बड़ा गुच्छा था जो आपस में बुरी तरह उलझा हुआ था। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। वर्कर हैरानी से बड़बड़ाया, अरे इस पाइप के अंदर इतनी सारी पेड़ों की जड़ें कैसे आ गईं? वांग दहाई ने बस एक नजर डाली और झुंझलाकर हाथ हिलाया। बेकार की पाइप है, जल्दी साफ करो और नई पाइप लगा दो। जरूर आसपास कहीं उगी जंगली घास की जड़ें अंदर घुस गई होंगी। अब भी उसने अपनी बदकिस्मती का मेरी पॉपुलर फॉरेस्ट से कोई संबंध नहीं जोड़ा, लेकिन मैं जानता था उसके मन में शक का पहला बीज बोया जा चुका था। धीरे धीरे गांव में तरह तरह की बातें फैलने लगी। अरे देखा तुमने, वांग दहाई का घर बने अभी 1.5 साल भी नहीं हुआ और हर तरफ दरारें पड़ गई हैं। सही कह रहे हो। सुना है उसके घर का सीवर भी हर समय ब्लॉक रहता है। बड़ी अजीब बात है। मुझे तो लगता है वह बहुत घमंडी हो गया था। जरूर किसी अशुभ चीज को नाराज कर बैठा है। जब ये बातें वांग दहाई के कानों तक पहुंची तो वह गुस्से से पागल हो गया। लेकिन उसने अपनी गलतियां सुधारने के बजाय और भी ज्यादा दिखावा करना शुरू कर दिया। उसने पहले से भी महंगी कार खरीद ली, गांव की दुकान पर सबको महंगी सिगरेट बांटने लगा और जोर जोर से शेखी बघारने लगा कि उसने हाल ही में कितने बड़े बिजनेस डील्स किए हैं। वह साबित करना चाहता था कि गांव में आज भी सबसे बड़ा आदमी वही है। उसकी इस बनावटी अकड़ को देखकर मेरे मन में सिर्फ ठंडी हंसी आती थी। मैं रोज की तरह अपनी पॉपुलर फॉरेस्ट में काम करता रहा, फालतू शाखाएं काटता ताकि धूप अंदर तक पहुंचे, मिट्टी को ढीला करता दो दहम ताकि जड़ें और आसानी से फैल सकें। कभी कभी कोई गांव वाला मिलता तो मैं पहले की तरह उससे सामान्य बातें कर लेता, लेकिन वांग दहाई के घर का जिक्र कभी नहीं करता। मैं जितना शांत रहता लोगों को उतना ही रहस्यमय लगता। एक दिन दोपहर में वांग दहाई का बिगड़ैल बेटा घर के बाहर फुटबॉल खेल रहा था। उसने जोर से किक मारी और बॉल हवा में घूमती हुई सीधे मेरी पॉपुलर फॉरेस्ट के अंदर जा गिरी। वह लड़का गालियां देता हुआ बॉल लेने अंदर घुसना चाहता था, लेकिन अब मेरी फॉरेस्ट पहले जैसी नहीं रही थी। पेड़ों की जड़ें आपस में उलझकर पूरे रास्ते में फैल चुकी थीं। जमीन पर उभरी हुई जड़ें और छोटे छोटे झाड़ चलने तक की जगह नहीं छोड़ रहे थे। उसने कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार वापस लौटना पड़ा। आखिर में वह गुस्से से फॉरेस्ट के किनारे खड़ा होकर अंदर चिल्लाने लगा। मैं एक पॉपुलर के तने से टिकर उसे बेबस तड़पते देख रहा था। मेरे दिल में एक अजीब सी खुशी उठी। ये तो सिर्फ ब्याज है। वांग दहाई, असल हिसाब तो अभी बाकी है। उस रात जब चारों तरफ सन्नाटा था, मैंने एक और बड़ा कदम उठाया। मैं घर से एक पुराना स्टेथोस्कोप लेकर निकला और चुपचाप वांग दहाई की बाउंड्री वॉल के बाहर अपनी पॉपुलर फॉरेस्ट के पास पहुंच गया। मैंने स्टेथोस्कोप का ठंडा हेड जमीन पर लगाया, सांस रोक ली और ध्यान से सुनने लगा। मेरे कानों में बहुत हल्की सरसराहट की आवाज आई। वह जमीन के नीचे जड़ों के आगे बढ़ने और मिट्टी को चीरने की आवाज थी। मैंने आंखें बंद कर ली और मेरे चेहरे पर संतोष भरी मुस्कान फैल गई। देखते ही देखते 3रा साल भी आ गया। मेरे पॉपुलर के पेड़ अब पूरी तरह जवान हो चुके थे। सबसे ऊंचे पेड़ तो वांग दहाई की विला की छत से भी ऊपर निकल चुके थे और वह विला जो कभी धूप में चमकती थी अब उदास और जर्जर दिखाई देने लगी थी। किचन की टाइल्स बड़ी संख्या में उभरने लगी थी। बेडरूम की दीवार पर जिस दरार को पेंट से छिपाया गया था वह पहले से भी बड़ी होकर दोबारा दिखाई देने लगी, इतनी चौड़ी कि उसके बीच से बाहर की रोशनी तक दिखाई देती थी। सबसे बड़ी मुसीबत दीवारों के अंदर लगी बिजली की वायरिंग पर आई। दीवारों के टेढ़े होने से वायरिंग भी प्रभावित हो गई। घर की लाइट्स कभी जलती कभी बुझ जाती और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बार बार शॉर्ट सर्किट होने लगे। इस बार वांग दहाई सचमुच डर गया। उसने बाहर ये खबर फैला
दी कि उसने बहुत पैसा कमा लिया है। अब उसे घर का पुराना डेकोरेशन पसंद नहीं, इसलिए वह करोड़ों रुपए खर्च करके पूरे घर की लग्जरी रेनोवेशन करवाने वाला है। वह गांव की दुकान पर जानबूझकर ऊंची आवाज में इटली से इम्पोर्टेड फर्नीचर मंगवाने की बातें करने लगा। ये सब दिखावा करने के बाद आखिरकार वो मेरे पास आया। उस दोपहर मैं आंगन में धान सुखा रहा था, तभी वह काले चेहरे के साथ मानो कोई कर्ज वसूलने आया हो मेरे दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया। लीचुआन, तेरे लगाए हुए ये बेकार पॉपुलर के पेड़ इतनी तेजी से कैसे बढ़ रहे हैं? क्या तूने कोई गलत चीज इस्तेमाल की है? सुन ले, अगर इन पेड़ों की वजह से मेरे घर को जरा भी नुकसान हुआ तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। उसकी आवाज में जांच भी थी और खुली धमकी भी। मैं धीरे धीरे सीधा खड़ा हुआ, हाथों से धान की भूसी झाड़ी और बिना किसी भाव के उसकी आंखों में देखा। मैंने शांत स्वर में कहा, बॉस वांग, पॉपुलर के पेड़ तेजी से बढ़ रहे हैं तो ये अच्छी बात है। इसका मतलब मेरी जमीन उपजाऊ है और इसमें भरपूर पोषण है। मेरे होंठों पर हल्की सी मुस्कान थी। जहाँ तक तुम्हारे घर का सवाल है, वह मेरी चिंता नहीं है। घर बनवाते समय फाउंडेशन मजबूत बनवानी चाहिए थी। मेरे शब्द बहुत हल्के थे, लेकिन उनका असर जोरदार तमाचे जैसा हुआ। वांग दहाई का चेहरा तुरंत बैंगनी पड़ गया। तो इस बार उसने शहर की सबसे मशहूर कंस्ट्रक्शन कंपनी बुलवाई। यूनिफॉर्म पहने कई इंजीनियर्स अपने आधुनिक इंस्ट्रूमेंट्स के साथ 2.5 दिन तक पूरे घर की जांच करते रहे। जब शुरुआती रिपोर्ट आई, मैं फॉरेस्ट में घास साफ करने का नाटक कर रहा था, लेकिन मेरे कान पूरी तरह उनकी बातों पर लगे थे। मैंने चीफ इंजीनियर को गंभीर आवाज में कहते सुना, बॉस वांग, प्रॉब्लम दीवार में नहीं, नीचे है। फाउंडेशन स्टेबल नहीं है, ऊपर से रिपेयर करने का कोई फायदा नहीं, इससे सिर्फ लक्षण दबेंगे, असल प्रॉब्लम नहीं। अगर पूरी तरह ठीक करना है तो फाउंडेशन को दोबारा मजबूत करना पड़ेगा और वह बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होगा। इंजीनियर एक पल रुका, फिर मेरी पॉपुलर फॉरेस्ट की तरफ इशारा करके बोला, और फाउंडेशन के बिल्कुल पास इतने विकसित रूट सिस्टम वाले पुराने पेड़ जैसे ये पॉपुलर भी इस प्रॉब्लम को तेजी से बढ़ाने की एक बड़ी वजह हो सकते हैं। ये सुनते ही वांग दहाई का दिल जोर से धड़क उठा। उसके मन में बोया गया शक का बीज आखिरकार जहरीली बेल बनकर फैल चुका था, लेकिन उसने तुरंत कोई हंगामा नहीं किया। वह बेहद इज्जत का भूखा इंसान था। वह किसी भी कीमत पर गांव वालों को यह नहीं जानने देना चाहता था कि उसकी शान उसकी आधी जिंदगी की कमाई से बनी आलीशान विला दरअसल एक घटिया कंस्ट्रक्शन निकली, और उसे पड़ोसी के कुछ साधारण पॉपुलर के पेड़ धीरे धीरे तबाह कर रहे थे। उसने कांपती उंगली सीधे मेरी तरफ तानी, तू बस मेरा इंतजार कर। लेकिन मैंने उसे इस तरह घेर लिया था कि उसके पास कहने को कुछ बचा ही नहीं। आखिर में हारे हुए सांड की तरह कुछ बेअसर धमकियां देता हुआ गालियां बकते बकते वहां से चला गया। मैं उसकी लगभग भागती हुई पीठ को देखता रहा। मेरे दिल में बस ठंडी हंसी गूंज रही थी। आखिरकार उसे शक तो हो गया था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। इस जंग की कमान वो शुरू से ही मेरे हाथ में थी। उसी रात जब चारों तरफ घना अंधेरा छाया हुआ था, मैं एक बार फिर चुपचाप अपनी पॉपुलर फॉरेस्ट के अंदर घुस गया। इस बार मैं अपने साथ एक खास फर्टिलाइजर लेकर आया था। उसमें तेज असर वाला रूटिंग पाउडर और संक्षारक केमिकल रिएजेंट मिलाया गया था। मैंने वह मिश्रण उन पेड़ों की जड़ों के आसपास सावधानी से डाल दिया। मैंने मन ही मन कहा, जाओ मेरे योद्धाओं, आखिरी हमला शुरू हो चुका है। मैं नहीं चाहता कि वह बस टूटी हुई चीजें जोड़कर किसी तरह जीता रहे। मैं चाहता हूँ उसकी बुनियाद ही खत्म हो जाए, ऐसी तबाही जिससे वह कभी वापस न लौट सके। कर्म का हिसाब अक्सर सबसे अप्रत्याशित समय पर और सबसे भयानक रूप में सामने आता है। वह कड़ाके की सर्दी वाली एक रात थी। उत्तर की ठंडी हवा भूतों की चीख जैसी आवाज कर रही थी। पूरा गांव गहरी नींद में डूबा हुआ था। अचानक धड़ाम, एक जोरदार धमाका हुआ, मानो शांत धरती पर बिजली गिर पड़ी हो। उस धमाके ने पूरी रात की खामोशी चीर दी। अगले ही पल वांग दहाई के घर की तरफ से चीख पुकार और अफरा तफरी मच गई। मैं झटके से बिस्तर पर उठ बैठा, जल्दी से कपड़े पहने और दौड़कर खिड़की के पास पहुंच गया। मैंने देखा वांग दहाई का पूरा आंगन रोशनी से जगमगा रहा था। चारों तरफ पानी ही पानी था। उसके घर की जमीन के नीचे दबी वाटर पाइप फट चुकी थी। बर्फ जैसा ठंडा पानी फव्वारे की तरह जमीन से उफन कर बाहर निकल रहा था। कुछ ही पलों में पूरा आंगन एक छोटे तालाब में बदल गया। सुबह होते ही रिपेयर वर्कर्स वहां पहुंचे और जमीन खोदनी शुरू कर दी। जो भी वहां मौजूद था, यहाँ तक कि खुद वांग दहाई भी, सबके मुंह से एक साथ ठंडी सांस निकल गई। उनके सामने का नजारा किसी भी इंसान की रूह कंपा देने के लिए काफी था। कटोरे जितनी मोटी विशाल पॉपुलर की जड़ें उस मजबूत मेटल वाटर पाइप के चारों तरफ लिपटी हुई थीं। उन्होंने पाइप को इतनी बुरी तरह दबा दिया था कि वह टेढ़ी होकर आखिरकार फट गई थी। लेकिन ये सबसे डरावनी बात नहीं थी। जैसे जैसे खुदाई गहरी होती गई, फाउंडेशन के नीचे का दृश्य और भी भयावह होता गया। मोटी और पतली अनगिनत जड़ों ने एक घना जाल बना दिया था। उन्होंने पूरी फाउंडेशन के नीचे की मिट्टी को पूरी तरह ढीला कर दिया था। मजबूत कंक्रीट फाउंडेशन अब जगह जगह बड़ी और छोटी दरारों से भर चुकी थी। कई हिस्सों में अंदर खालीपन पैदा हो चुका था और टूट फूट साफ दिखाई दे रही थी। पूरा घर अब ऐसे झुकने लगा था जिसे कभी वापस ठीक नहीं किया जा सकता था। वांग दहाई उस विनाश को देखता रह गया। उसके चेहरे का सारा रंग उड़ गया। वह बिल्कुल सफेद पड़ चुका था। अब उसे पूरी तरह समझ आ गया, ये न तो खराब फेंग शुई था और न ही कंस्ट्रक्शन क्वालिटी की प्रॉब्लम। ये सीधा सीधा बदला था, एक बहुत पहले से रची गई योजना। उसका पूरा शरीर बेकाबू होकर कांपने लगा। उसके होंठ थरथरा रहे थे, लेकिन मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। अचानक वह पागल जंगली जानवर की तरह घूमकर लाल आंखों से मेरी पॉपुलर फॉरेस्ट
फॉरेस्ट को घूरने लगा। ली छुआन, तू कसाई है, मैं तुझे जान से मार डालूंगा। लेकिन उसे जवाब में सिर्फ हवा में लहराते पॉपुलर के पत्तों की सरसराहट सुनाई दी। खबर फैलते ही पूरा गांव तमाशा देखने पहुंच गया। लोगों की भीड़ चारों तरफ जमा हो गई। जब सबने देखा कि वांग दहाई का घर पेड़ों की जड़ों से इस हालत में पहुंच चुका है, तो हर कोई सन्न रह गया। चारों तरफ फुसफुसाहट शुरू हो गई। अब लोग मुझे दया या हैरानी से नहीं देख रहे थे, उनकी आंखों में डर भी था और एक अजीब सा सम्मान भी। उन्हें आखिर समझ आ गया कि यह शांत और कम बोलने वाला लड़का अपने भीतर कितनी गहरी नफरत और कितना भयानक धैर्य छिपाए बैठा था। लाओ चेन भी भीड़ में खड़े थे। उन्होंने वांग दहाई की बर्बादी को नहीं देखा। उनकी नजर सिर्फ मेरे शांत चेहरे पर टिकी रही। उनकी आंखों में हैरानी भी थी, समझ भी थी, लेकिन अंत में सब कुछ एक लंबी भारी आह में बदल गया। थोड़ी देर पागलों जैसी हालत में रहने के बाद वांग दहाई को सबसे पहला उपाय सूझा, पेड़ काट दो। वह गुस्से से कुछ गांव वालों को बुला लाया जो थोड़ा पैसा कमाने के लालच में थे। सबके हाथों में कुल्हाड़ियां और आरी थी। वे सीधे मेरी फॉरेस्ट की तरफ बढ़े। वांग दहाई पागलों की तरह चिल्लाया, सब अंदर जाओ, इन मनहूस पेड़ों को काट डालो। जो एक पेड़ काटेगा उसे मैं 100 युआन दूंगा। मैं घर से बाहर निकला। मेरे हाथ में चमकती हुई तेज धार वाली दरांती थी। मैं फॉरेस्ट के एंट्रेंस पर जाकर चुपचाप खड़ा हो गया। मैंने ठंडी आवाज में कहा, ये जमीन मेरी है, ये पेड़ भी मेरे हैं। जो भी इनमें से एक भी पेड़ को हाथ लगाएगा, मैं उसके साथ जान की बाजी लगा दूंगा। मेरे तेवर देखकर सब लोग वहीं ठिठक गए। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि कुल्हाड़ी उठाकर आगे बढ़े। वांग दहाई गुस्से से उछल पड़ा, बहुत हो गया, तू बस मेरा इंतजार कर। इतना कहकर वह सीधे विलेज कमेटी की तरफ भागा। वह चाहता था कि गांव के अधिकारी उसके पक्ष में फैसला दें। मैं उसे विलेज कमेटी में हंगामा करते देखता रहा, लेकिन मेरे मन में जरा भी हलचल नहीं थी, क्योंकि मैं जानता था ये उसकी बेकार की आखिरी कोशिश थी। असल खेल अभी शुरू ही हुआ था। और सच कहूं, वांग दहाई की छटपटाहट मेरी उम्मीद से भी ज्यादा निकली। सबसे पहले उसने एक लॉयर बुलाया। कुछ दिनों बाद मेरे घर एक सख्त भाषा में लिखा हुआ लॉयर नोटिस आया। उसमें लिखा था कि मेरे पॉपुलर के पेड़ों ने उसके नेबरिंग प्रॉपर्टी राइट्स का उल्लंघन किया है और उसकी कानूनी प्रॉपर्टी को भारी नुकसान पहुंचाया है। मुझसे मांग की गई कि मैं तुरंत सारे पेड़ काट दूं और उसका पूरा आर्थिक नुकसान भरूं। मैंने वह नोटिस पढ़ा, लेकिन मेरे चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। मैं वह नोटिस लेकर लाओ चेन के पास गया। उन्होंने मुझे गांव के इकलौते लॉ ग्रेजुएट झांग सान से मिलवाया। उसने नोटिस 2 बार ध्यान से पढ़ा, फिर मुस्कुराकर बोला, छुआन भाई, डरने की कोई जरूरत नहीं। अपनी जमीन पर पेड़ लगाना कानून ने हमें अधिकार दिया है। जब तक वे यह साबित नहीं कर देते कि तुमने जानबूझकर उनका घर बर्बाद करने के इरादे से पेड़ लगाए थे, तब तक उनके लिए यह केस जीतना बहुत मुश्किल होगा। और अगर सच में कोर्ट तक बात गई तो जरूरी नहीं कि हम हारें। सबसे अहम बात, इरादा साबित करना बेहद मुश्किल था। ये सुनकर मेरा मन पूरी तरह शांत हो गया। जब वह सूट पहने लॉयर दोबारा मेरे पास आया तो मैंने बस शांत स्वर में कहा, मेरे पेड़ मेरी अपनी जमीन पर लगे हैं, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन तुम्हारे क्लाइंट मिस्टर वांग दहाई ने पैसे बचाने के लिए अपने सेप्टिक टैंक की सीवर पाइप सीधे मेरे धान के खेत में जोड़ दी थी। उसने मेरी जमीन प्रदूषित की और मेरी पूरी फसल बर्बाद कर दी। क्यों ना पहले उसी मामले पर बात कर लें। यह सुनते ही लॉयर का चेहरा बदल गया। स्पष्ट था, वांग दहाई ने उसे यह सच्चाई कभी बताई ही नहीं थी। जब कानूनी रास्ता बंद हो गया तो वांग दहाई जबरदस्ती पर उतर आया। न जाने कहां से वह कुछ आवारा गुंडों को लेकर आया। उसकी योजना थी कि आधी रात को मेरी पॉपुलर फॉरेस्ट में घुसकर जबरदस्ती सारे पेड़ काट दिए जाएं। लेकिन उसने मुझे बहुत कम आंका था। मैं पहले से तैयार था। मुझे पहले ही अंदाजा था कि वह आखिरकार यही करेगा। इसलिए मैंने फॉरेस्ट में कई छोटे छोटे ट्रैप लगा रखे थे। वे किसी को जान से मारने वाले नहीं थे, बस ऐसी बेलें और गड्ढे जो किसी का पैर फंसा दें या उसे गिरा दें। उस रात फॉरेस्ट के अंदर से कई चीखें और गालियां सुनाई दी। फिर भागते हुए लोगों की अफरा तफरी मच गई। अगले दिन पूरा गांव इसी बात की चर्चा कर रहा था। सब कह रहे थे कि वांग दहाई के भेजे लोग रात में फॉरेस्ट में भटक गए, मानो उन्हें भूतों ने रास्ता भुला दिया हो। हर कोई मुंह और शरीर पर चोट लेकर लौटा था। डर के मारे उनकी हालत खराब हो गई थी। उस दिन के बाद किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि मेरी पॉपुलर फॉरेस्ट के पास भी जाए, न प्यार से न जबरदस्ती से। अब वांग दहाई पूरी तरह टूट चुका था और आखिरी बार उस पर तब हुआ जब ऑफिशियल बिल्डिंग स्ट्रक्चर इंस्पेक्शन रिपोर्ट उसके हाथ में पहुंची। उस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा था, फाउंडेशन को गंभीर नुकसान पहुंचने के कारण बिल्डिंग का मेन स्ट्रक्चर क्षतिग्रस्त हो चुका है। लोड बेयरिंग वॉल्स कई जगह से फट चुकी हैं और पूरी बिल्डिंग में ऐसा झुकाव आ चुका है जिसे अब ठीक नहीं किया जा सकता। इंस्पेक्शन के अनुसार ये बिल्डिंग अब डेंजरस स्ट्रक्चर घोषित की जाती है। इसके कभी भी गिरने का खतरा है। इसे तुरंत खाली करके ढा देना चाहिए। जब वांग दहाई ने यह फैसला पढ़ा तो उसका भारी भरकम शरीर डगमगा गया। उसके घुटनों ने जवाब दे दिया और वह वहीं जमीन पर गिर पड़ा जिस आलीशान विला पर उसने आधी जिंदगी की कमाई खर्च कर दी थी, जिसे वह अपनी शान समझता था। वह अब कानून की नजर में सिर्फ बेकार मलबा रह गई थी। लेकिन बुरी खबरें यहीं नहीं रुकी। न जाने कैसे बैंक को भी इसकी खबर मिल गई। उन्होंने तुरंत अपने लोग भेज दिए। उन्होंने कहा कि गिरवी रखी गई प्रॉपर्टी की वैल्यू बहुत कम हो चुकी है, इसलिए या तो वह तुरंत बाकी पूरा लोन चुका दे या फिर उसी कीमत की दूसरी प्रॉपर्टी गिरवी रखे। लेकिन उसके पास अब पैसा कहां बचा था। बिजनेस से कमाई गई उसकी ज्यादातर दौलत इसी विला में लग चुकी थी और सबसे बड़ा झटका उसे उसके बिजनेस पार्टनर्स ने दिया। अब
कोई भी उसके साथ काम नहीं करना चाहता था। आखिर जो इंसान अपना घर तक नहीं बचा पाया, उसकी एबिलिटी और रेप्यूटेशन पर कौन भरोसा करता। उधार मांगने वालों के फोन लगातार आने लगे। जो दोस्त कभी भाई भाई कहते थे, उन्होंने भी उससे मुंह मोड़ लिया। वह हर तरफ से घिर चुका था। आखिरकार हल्की बर्फबारी वाली एक ठंडी शाम वांग दाहाई मेरे घर के दरवाजे पर आया। अब उसमें पहले वाली अकड़ नहीं थी। उसका कभी मोटा और चमकदार चेहरा अब पीला पड़ चुका था। थकान, झुर्रियां और हार उसके चेहरे पर साफ लिखी थी। अचानक वह मेरे दरवाजे के बाहर बर्फ से ढकी जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ा। वह फूट फूट कर रोने लगा। बार बार अपना सिर जमीन पर मारकर माफी मांगने लगा। उसकी रोने की आवाज सुनकर कई गांव वाले भी वहां इकट्ठा हो गए। मैंने धीरे से दरवाजा खोला। दरवाजे के अंदर खड़ा होकर ऊपर से उसे देखा। बर्फ उसके बालों पर गिरती और तुरंत पिघल जाती। वह एक बेसहारा आवारा कुत्ते जैसा दिखाई दे रहा था। मेरी आंखों में जरा भी नरमी नहीं थी। मैंने एक एक शब्द साफ बोलते हुए उसे भी सुनाया और उन सभी गांव वालों को भी, जो चुपचाप कान लगाकर सुन रहे थे। मेरी आवाज धीमी थी, लेकिन हर शब्द भारी हथौड़े की तरह वांग दाहाई के दिल पर गिर रहा था। उसने अचानक सिर उठाया। आंसुओं और बहती नाक से भरे चेहरे पर अब सिर्फ पछतावा और गहरी निराशा बची थी। मैंने उसकी तरफ दोबारा देखा भी नहीं। मैंने दरवाजा बंद कर दिया। उसकी सारी मिन्नतें, उसकी सारी निराशा दरवाजे के बाहर ही रह गई। मेरे बदले को उसके पछतावे की कोई जरूरत नहीं थी। मुझे सिर्फ इतना चाहिए था कि उसने जो दर्द दिया था, उसे उसका पूरा हिसाब चुकाना पड़े। आखिरकार वांग दाहाई अपना घर नहीं बचा सका। बैंक ने फोर्सड रिकवरी प्रोसेस शुरू कर दिया, लेकिन उस विला को पहले ही डेंजरस बिल्डिंग घोषित किया जा चुका था। कोई भी उसे खरीदने के लिए तैयार नहीं हुआ। आखिर में उसे सिर्फ बिल्डिंग मटेरियल स्क्रैप की कीमत पर औपचारिक रूप से ऑक्शन कर दिया गया। उससे मिले पैसे बैंक का बचा हुआ लोन चुकाने के लिए भी नाकाफी थे। जिस दिन एक्सकवेटर गांव में आया, उस दिन मौसम बेहद साफ था। उसकी कान फाड़ देने वाली गड़गड़ाहट के बीच वह आलीशान विला, जो कभी वांग दाहाई की दौलत और शान की पहचान था, धीरे धीरे बिना किसी रहम के मिट्टी में मिला दिया गया। दीवारें एक एक करके ढह गईं, ईंटें टूटकर बिखर गईं। उड़ती हुई धूल धूप में चारों तरफ फैल गई। उस धूल की गंध 3 साल पहले उसके सेप्टिक टैंक से निकली गंदगी की बदबू जैसी ही लग रही थी। मानो किस्मत ने उसी का जवाब उसी अंदाज में लौटा दिया हो। वांग दाहाई कुछ दूर मिट्टी के टीले पर चुपचाप खड़ा था। मैं उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था, लेकिन उसकी कभी सीधी और तनी हुई पीठ अब पूरी तरह झुक चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर से सारी हड्डियां निकाल ली गई हों। बस एक खाली खोल बचा हो। सिर्फ एक रात में उसके बालों का बड़ा हिस्सा सफेद हो गया था। दूर खड़े गांव वाले उसी की ओर इशारा करके बातें कर रहे थे। मैं तमाशा देखने नहीं गया। मैं अपनी पॉपुलर फॉरेस्ट के अंदर खड़ा रहा। पतों के बीच से शांत नजरों से देखता रहा कैसे वह लोहे का विशाल एक्सकेवेटर आखिरी दीवार भी गिरा रहा था। मैं उस खेत की तरफ देखता रहा जो कभी गंदे पानी में डूब गया था। मुझे गांव वालों की बातें याद आने लगी, उनकी हंसी, उनके ताने, और वह हर पल जब मैंने सब कुछ चुपचाप सहा था, सब कुछ मेरी आंखों के सामने किसी फिल्म की तरह चलता रहा। मेरी आंखें हल्की सी नम हो गई, लेकिन दिल में जीत का कोई उन्माद नहीं था। सिर्फ अपना फर्ज पूरा कर लेने के बाद मिलने वाली गहरी शांति और खालीपन था। जिस पॉपुलर फॉरेस्ट को वांग दाहाई कभी कूड़ा समझता था, आज वही मेरे सबसे वफादार रक्षक की तरह मेरे पीछे गर्व से खड़ी थी, खामोश लेकिन अडिग। तभी किसी मेहनतकश हाथ ने धीरे से मेरे कंधे पर हाथ रखा। वह लाओचेन थे। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस एक पुरानी केटल जो गर्म चाय से भरी हुई थी मेरे हाथ में पकड़ा दी। मैंने केटल ली, सिर उठाकर एक ही सांस में पूरी गर्म चाय पी गया। चाय बहुत गर्म थी, लेकिन उसने मेरे दिल में बची आखिरी ठंडक भी मिटा दी। मैंने उस जगह की तरफ देखा जहाँ कभी वांग दाहाई का घर था। अब वहाँ सिर्फ मलबा पड़ा था। मेरे मन में सिर्फ एक सुकून बचा था। वांग दाहाई, तुम इस जमीन को हमेशा तुच्छ समझते थे, लेकिन अब तुम्हारे पास इस जमीन पर खड़े होने का भी हक नहीं बचा। वांग दाहाई पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। उसने सिर्फ अपना घर ही नहीं खोया, बल्कि इतना बड़ा कर्ज भी उसके सिर पर चढ़ गया जो वह जिंदगी भर नहीं चुका सकता था। उधर उसकी पत्नी घर की आखिरी बची हुई सेविंग्स लेकर, बच्चे को साथ लेकर हमेशा के लिए गायब हो गई। अब वांग दाहाई गांव का सबसे अकेला इंसान बन चुका था। वह हर दिन घटिया व्हाइट लिकर पीकर खुद को बेहोशी तक पहुंचा देता, फिर भटकी हुई आत्मा की तरह गांव की गलियों में घूमता रहता। और मेरी नई जिंदगी शुरू हो चुकी थी। बसंत आने के बाद मैंने एक प्रोफेशनल लॉगिंग टीम बुलवाई। उन्होंने मेरी पॉपुलर फॉरेस्ट की सिलेक्टिव कटिंग शुरू की। जो पेड़ फाउंडेशन के सबसे करीब थे और अपना काम पूरा कर चुके थे, मैंने उन्हें एक एक करके कटवा दिया। उनकी जड़ों ने जमीन के नीचे अपना आखिरी काम पहले ही पूरा कर दिया था। मैंने सारे पेड़ नहीं कटवाए, बाहर की तरफ कुछ पेड़ों को रहने दिया। वे एक नेचुरल विंड ब्रेक फॉरेस्ट बन गए। कटे हुए पॉपुलर वुड की क्वालिटी बहुत अच्छी थी। मैंने वह लकड़ी टाउन की फर्नीचर फैक्ट्री को बेच दी। उससे मुझे अच्छी खासी इनकम मिली। उस पैसे से मैंने सबसे पहला काम किया। मैंने एग्रीकल्चरल रिसर्च स्टेशन के एक्सपर्ट्स को बुलाया और अपनी पूरी जमीन की सॉइल टेस्ट करवाई। जब रिपोर्ट आई तो एक्सपर्ट्स मेरी जमीन की तारीफ करते नहीं थक रहे थे। मैंने वो रिपोर्ट हाथ में ली। मेरे हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे। मैंने मन ही मन कहा, यह मेरी जमीन का मुझे दिया हुआ इनाम है। फिर मैंने खेत की मेड़ों को दोबारा मजबूत पत्थरों से बनवाया। सब कुछ बिल्कुल सीधा और व्यवस्थित। मैंने नई इरिगेशन कैनाल भी बनवाई। पहाड़ों से आने वाला साफ और ठंडा पानी कल कल करता हुआ मेरे खेतों में बहने लगा। उसने इस नई जिंदगी पाई हुई जमीन को फिर से सींच दिया। मैं खुद काउंटी सीड स्टेशन गया और सबसे बेहतरीन राइस सीड्स चुने।
हल्की बसंती हवा में मैं नंगे पांव गीली मिट्टी पर उतरा और अपने हाथों से सुनहरे बीज उस जमीन पर बिखेर दिए जिसने मेरे प्यार, मेरी नफरत और मेरी पूरी जिंदगी को अपने भीतर संभाल कर रखा था। मेरी जिंदगी अब व्यस्त भी थी और संतोष से भरी हुई भी। गांव वाले ये बदलाव साफ देख रहे थे। उनकी नजरों में मेरे लिए भाव भी बदल चुके थे। दया और हैरानी अब पूरी तरह सम्मान और हल्के डर में बदल चुकी थी। अब कोई मुझे ली परिवार का लड़का नहीं कहता था। सब इज्जत से मुझे लिछुआन कहकर बुलाते थे। कभी कभी गांव की दुकान के बाहर मेरी मुलाकात शराब पीते हुए वांग दहाई से हो जाती। उसके कपड़े फटे और मैले थे, बाल घोंसले जैसे बिखरे हुए थे, आंखें बेजान और धुंधली हो चुकी थी। उसकी पुरानी अकड़ पूरी तरह गायब हो चुकी थी। जैसे ही वह मुझे देखता, उसका शरीर अनजाने में सिकुड़ जाता। फिर वह तुरंत सिर झुका लेता। मेरी आंखों में देखने की उसमें हिम्मत नहीं बची थी और लड़खड़ाते कदमों से दूसरी तरफ निकल जाता। मैं उसकी झुकी हुई पीठ को देखता, लेकिन मेरे दिल में जरा भी खुशी नहीं होती थी। बस किस्मत की अनिश्चितता का एहसास और ये संतोष कि मैंने अपने हाथों अपनी मुक्ति पूरी कर ली थी। इस दुनिया में नफरत कभी बिना वजह पैदा नहीं होती और सजा भी बिना कारण नहीं मिलती। दुनिया में कोई भी राज हमेशा छिपा नहीं रहता। शरद ऋतु आते ही मेरे धान के खेत में जिंदगी की सबसे बड़ी हार्वेस्ट हुई। सुनहरी बालियां इतनी भारी थीं कि झुक गई थीं। हर पौधा दूसरों के खेतों से ज्यादा भरा पूरा था। नई तकनीक से उगे उस राइस से बना हुआ चावल बेहद खुशबूदार और स्वाद में लाजवाब था। जल्द ही काउंटी एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी प्रमोशन स्टेशन के एक्सपर्ट्स मेरे खेत देखने आए। वे बार बार हैरानी से मेरे खेत को देखते, मिट्टी उठाकर जांचते और मुझसे पूरी फार्मिंग प्रोसेस के बारे में पूछते। एक्सपर्ट्स के साथ काउंटी टीवी स्टेशन की एक युवा महिला रिपोर्टर भी आई थी। उसने माइक्रोफोन मेरी तरफ बढ़ाकर पूछा, आपकी खेती का सबसे बड़ा सीक्रेट क्या है? कैमरा मेरी तरफ था। मैंने लेंस की ओर देखा और मुझे वांग दहाई का घमंडी चेहरा याद आया। वह काली गंदी सीवर पाइप भी याद आ गई। लेकिन आखिर में मैं सिर्फ हल्का सा मुस्कुरा दिया। मैंने शांत स्वर में कहा, कोई खास वजह नहीं है, मुझे बस इतना लगता है कि जमीन को भी आराम और देखभाल की जरूरत होती है। मैंने न वांग दहाई की घिनौनी हरकत का जिक्र किया और न ही अपने बदले का। मैंने हर सफलता का श्रेय सिर्फ इस धरती की बुद्धिमानी को दिया, क्योंकि मैं जानता था सबसे ऊंचा बदला वह नहीं होता जो जुबान पर बोला जाए। रिपोर्टर मेरी कहानी से बहुत प्रभावित हुई। उसे यकीन था कि इसके पीछे कोई गहरी कहानी जरूर है। जब वह रिपोर्ट ब्रॉडकास्ट हुई तो पूरे इलाके में उसकी खूब चर्चा हुई। हर कोई कहने लगा, यह सचमुच समझदार, दूरदर्शी और जमीन को सही मायने में समझने वाला नए दौर का किसान है। देखो, यही होती है दूर की सोच। हमें भी इनसे सीखना चाहिए। धीरे धीरे मेरी फार्मिंग मेथड एक आदर्श उदाहरण बन गई और लोगों ने मेरे बारे में और जानकारी जुटानी शुरू कर दी। कुछ लोगों ने वांग दहाई की पुरानी दबंगई, जमीन हड़पने की हरकत, उसके घर के गिरने और मेरे पॉपुलर फॉरेस्ट को आपस में जोड़ना शुरू कर दिया। धीरे धीरे एक पूरी और किसी लेजेंड जैसी बदले की कहानी लोगों के बीच फैलने लगी और हर बार सुनाए जाने पर वह और मशहूर होती गई। सच्चाई ऑफिशियल रिपोर्ट से भी ज्यादा ताकत के साथ लोगों के बीच जिंदा हो गई। सुना गया कि कहीं भटक रहा वांग दहाई किसी के मोबाइल पर मेरी रिपोर्ट देख बैठा और लोगों से वह सारी कहानियां भी सुन ली। उसी पल वह पूरी तरह टूट गया। सड़क पर सिर पकड़कर फूट फूट कर रोने लगा। बार बार बस यही कहता रहा, ये मेरे कर्मों की सजा है। उस दिन के बाद उसमें गांव लौटने की हिम्मत कभी नहीं हुई और वह हमेशा के लिए सबकी नजरों से गायब हो गया। उधर मेरे राइस की पहचान उस लेजेंडरी स्टोरी की वजह से दूर दूर तक फैल गई। चारों तरफ से ऑर्डर्स आने लगे और उसकी कीमत साधारण चावल से कई गुना ज्यादा हो गई। हमारे घर की हालत पूरी तरह बदल गई। अब मैं वो गरीब आदमी नहीं रहा जो सिर्फ एक छोटे से खेत के सहारे मुश्किल से जिंदगी काटता था। मैंने अपनी बुद्धिमानी और अटूट हौसले से ईमानदारी के साथ अपने लिए एक समृद्ध जीवन और ऐसा सम्मान हासिल किया जिसे अब कोई भी कभी नहीं छीन सकता था।